सर अपना ज्यादा पीछे का देखो। आप देखो मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में अब पाकिस्तान की मांग करेंगे, पाकिस्तान की वो मांग करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे तो 1930 में मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान नाम के देश का बनना तो अब नियति है, बनेगा ही बनेगा। थोड़ा सा आगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हैं चौधरी रहमत अली, वो अपनी एक पत्रिका निकालते हैं नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस पत्रिका में कहते हैं कि देखो 5 क्षेत्रों को मिला के पाकिस्तान नाम का देश बनना चाहिए। वो 5 क्षेत्र हैं पी से पंजाब, यानी पंजाब को मिला दो, ए से अफगान प्रांत, के आई से कश्मीर प्रांत, एस से सिंध प्रांत और बलूचिस्तान TNN बलूचिस्तान, इन 5 क्षेत्रों को मिला दो और पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना। लेकिन अभी इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे, क्योंकि जनता, आम जनता अभी मुस्लिम लीग पे विश्वास नहीं कर रही, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो अभी जो है मुस्लिम लीग पे विश्वास नहीं कर रही। लेकिन नेता का काम क्या है? बोलना। नेता बार बार बोलेगा और एक ना एक दिन क्या होगा कि जनता उसकी बात को सुनने लगेगी। इसी की डिमांड 1940 में 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है। कहां पर? लाहौर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना अब जो है कि मुस्लिम लीग के मंच से डायरेक्ट कहेंगे भैया पाकिस्तान तो बनना ही चाहिए, पाकिस्तान की डिमांड हो गई। यहाँ पे नीति बताया गया, यहाँ पे भाई इन क्षेत्रों को जो है चुन लिया गया। उसके बाद और भी लोग हैं, जैसे हैं आपके सिकंदर हयात खान, मोहम्मद सर मोहम्मद शाह, ये लोग भी जो है अपनी योजना बताएंगे कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे बनेगा, इन क्षेत्रों को मिला के बनेगा। कोई तो कहता है पूरा सिंध ले लो, पूरा राजपूताना का क्षेत्र ले लो, कोई कहता है दक्षिण भारत के राज्यों को ले लो, बहुत सारी जो है कि चीजें आती है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को, अभी मोहम्मद अली जिन्ना पर भारत के जो मुस्लिम है उनका भी विश्वास, तो विश्वास किस पे है अभी? गांधी जी। और किस पे है? कांग्रेस पर। गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब गांधी। उस समय यही तो हो गया था। जैसे आज मोदी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मोदी, यही है। और कहा जाए तो देश मतलब मोदी, मोदी मतलब देश, यही तो है। उसी तरह कांग्रेस मतलब गांधी, गांधी मतलब कांग्रेस। अभी विश्वास इन पे है। और कांग्रेस और जो है गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की अनुमति से या बिना भारतीयों की सहमति से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई आपने बिना हमसे पूछे हमें शामिल किया है, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका ऐसा विरोध भी नहीं करेंगे कि आपको डिस्टरबेंस हो। यानी हम जन आंदोलन नहीं चलाएंगे। कौन सा आंदोलन नहीं चलाएंगे? जन आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन चलाएंगे?
व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए। और मैंने आपको बताया था यह व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मतलब कि जो पवनार आश्रम है विनोबा भावे जी का, वहां से शुरू हुआ। और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें दिल्ली चलो का नारा है, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अब क्योंकि सरकार अभी डरी हुई है, सरकार का सारा ध्यान कहां पर है? द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ है। सरकार को डर है कि कहीं ये जो है बड़ा मूवमेंट ना हो जाए, बड़ा मूवमेंट ना हो जाए, इसलिए सरकार क्या करेगी? बड़ी सतर्कता बरत रही है। मैंने बताया है ना, सिस्टम है, सिस्टम हमें एक बार अगर उसने आपसे आपकी चीजों को झेल लिया है, आपके आक्रोश को झेल लिया, तो सतर्क हो जाएगा। जैसे 2014 का सीसेट आंदोलन हुआ था मुखर्जी नगर, ये भारत का सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट था अब तक का। सरकार एकदम हिल गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो तो कुछ गद्दारों ने पैसा खा के जो है आंदोलन को तोड़ दिया, अलग बात है। सरकार ने लाठियां बरसाई, घरों में घुस घुस के लोगों को मारा गया, स्टूडेंट को, बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा गया। हम लोग भी उस मूवमेंट के वो रहे हैं, हम भी जेल में बंद रहे हैं। तो 2014 में ये मूवमेंट हुआ, मूवमेंट को तोड़ दिया गया। और तोड़ा कैसे जाता है? जो घुसखोर होते हैं, जो लालची होते हैं, उनको पैसा देके, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्होंने ही क्या किया? इस पैसे को पैसा लेकर उस मूवमेंट को तोड़ दिया। और बाद में उनकी किताब वगैरह भी पुरस्कृत हुई, और भी जगह वो जो है जा रहे हैं। लोग अभी भी बहुत से लोग उनको जो है नेता मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। पहली। दूसरा, अब सरकार चौकन्नी हो गई है। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है, यहीं पे ये मूवमेंट हुआ था। अब जरा सा भी यहाँ पे, जरा सा भी स्टूडेंट का मूवमेंट, जरा सा भी कुछ भी होगा, 2 4 10 स्टूडेंट भी अगर मूवमेंट की वो करेंगे, तो सरकार चौकन्नी है, यहाँ पे जो है कि आंदोलन करने की अनुमति नहीं। क्योंकि एक बार अगर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद उसको रोकना मुश्किल है। उस कोई ना कोई परिणाम लेके ही, उसी का परिणाम था 2014 का कि सीसेट हटाओ, वो मूवमेंट था। और सरकार ने क्या किया? सीसेट को क्वालिफाई। अभी भी आप देखेंगे कि सरकार ने वह सुधार नहीं किया है जो यूपीएससी में करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। इसी तरह से कांग्रेस की हर गतिविधि पे नजर है अंग्रेजों की। कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, गांधी ये कर रहे हैं। जैसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है, विनोबा भावे के पवनार आश्रम से, वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया। पहली गिरफ्तारी किसकी? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे। और दूसरी गिरफ्तारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब देखो, यहाँ पे आंख मिचौली का खेल चलेगा। सरकार आपकी बातों को सुनेगी नहीं, लेकिन चौकन्नी है। और कांग्रेस यानी गांधी भी हम इस मौके की तलाश में है कि किसी भी तरीके से सरकार पे दबाव बनाया जाए और सरकार मजबूर हो जाए भारतीयों को भारतीयों का हक देने के। सरकार वहां से मिशन भेजेगी, कई तरह के मिशन आते हैं यहाँ पे, कृषि मिशन वगैरह का आपने नाम सुना होगा। कई योजनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करेगी, लेकिन यहाँ के नेता भी चालाक थे। वो समझ रहे थे कि भैया ये अभी हमें अधिराज्य या हमारा संविधान या हमारी स्वतंत्रता देने नहीं जा रहे। यह खेल चलता रहा कब तक? 1940 से लेकर 42 तक। 1942 सरकार और कांग्रेस के बीच में। अभी मोहम्मद अली जिन्ना पे आ रहा है, फिर से ध्यान रखिएगा। 1940 से 42 यह खेल चलता रहा। गांधी जी बड़े चालाक व्यक्ति,
अंग्रेजों की नाक में कैसे दम करना है उस व्यक्ति को पता। अकेला व्यक्ति, लालच है नहीं कोई चीज का, बस कल भाई जो राजशाही परिवार से आ रहा है, जिसने अपने कपड़े तक त्याग दिया, आपके लिए त्यागी तो होगा ही, जिसने नमक त्याग दिया, जिसने एक दिन जो है मौन व्रत रखा, तपस्या कर रहा है ना, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, बार बार आमरण अनशन और तमाम तरह की भूख हड़ताल कर रहा है, अपने शरीर को वो कष्ट दे रहा है ना, केवल इसलिए नहीं दे रहा है कि भाई उसका नाम होगा, नाम तो होगा ही, आपके लिए भी तो जी रहा है। और उसी के साथ साथ और भी लोग हैं, चाहे वो हमारे क्रांतिकारी हों, चाहे अन्य दलों के लोग हैं, सभी लोग मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो नरम दल हो, गरम दल हो, चाहे हमारे क्रांतिकारी हो, चाहे जो है कि मुस्लिम लीग के सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, सब मिलकर लड़ रहे हैं आजादी के लिए। और गांधी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, मैंने आपको बताया था उनकी एक रणनीति, बिपिन चंद्रा इस चीज को लिखते हैं, उनकी जो रणनीति थी, संघर्ष, तैयारी, संघर्ष। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा आप लोगों को। 1920 असहयोग आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, गांधी जी कहते हैं अगर जैसे जैसे बता रहा हूं 1 साल चल गए आपको स्वतंत्रता मिल जाए। चौरी चौरा में कांड हो रहा है, हिंसा भड़क जाती है। 5 फरवरी 1922, गांधी जी 12 फरवरी 1922 को आंदोलन ही विड्रॉ, क्योंकि वो जान रहे हैं अभी सिस्टम इतना तगड़ा है कि अगर हम इस मूवमेंट को आगे लेके बढ़े तो मूवमेंट को दबा दिया जाएगा और जनता का मनोबल इतना टूट जाएगा कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। क्योंकि जनता अब क्या हो रही है, आक्रोशित हो रही है, और जनता आक्रोशित हो रही है तो उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने आंदोलन को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में बंद किया गया 6 वर्ष के लिए, हालांकि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आप देखोगे, फिर देख रहे हैं अच्छा अब समय आ गया फिर से संघर्ष करने का। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, एक छोटे से मुद्दे को, नमक को उठा के उन्होंने जो है मूवमेंट चला दिया। मामूली बात नहीं होगी भाई, नमक उन्होंने सोचा, हफ्तों तक सोचते रहे, और जब उन्होंने सोचा कि यार नमक तो सबसे इसेंशियल चीज है, सबसे जरूरी चीज है नमक, और नमक को ही अगर जो है मुद्दा बना लिया जाए तो पूरी जो है जनता हमसे जुड़ जाए। हुआ भी यही, सरकार ने इसको हल्के में लिया, भाई क्या हो जाएगा नमक, सरकार ने हल्के में लिया, लेकिन गांधी जी ने इसको हल्के में नहीं लिया और नमक मूवमेंट चलाया। पूरी जो है कि मैंने आपको बताया था कि जो जो समुद्री तट है यहाँ पे तो नमक कानून तोड़े गए, और जहाँ पे समुद्री तट नहीं था वहां पे जो और कानून थे उसको तोड़े गए, जैसे टैक्स न देने का कानून, वन कानून को तोड़ा गया, रानी गेटिनियों के बारे में आपने सुना होगा, मैंने सब चीज बताया है आप लोगों को। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार नहीं चल पा रहा है, फिर जो है कि लगा कि अभी जनता उतनी तैयार नहीं है, कांग्रेस सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार है, तो चलो बात ही कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी जी जो है कि कहां आप जाएंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वहां पे जाते हैं, अपनी डिमांड करते हैं, लेकिन सरकार तो आपको बांटने में तुली हुई है। वो मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दे चुकी है, सिखों को अलग निर्वाचन मंडल दे चुकी है, अब कह रही है दलितों को भी अलग निर्वाचन मंडल दो, फूट डालो और राज करो। क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, और उसके विषय में कहा जाता है कि भाई वह गोलमेज सम्मेलन वैसा ही है जैसे रामलीला में राम नहीं है, राम के बिना रामलीला। अभी एक टीचर जो है कि राम पे टिप्पणी करके जो है बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, छोड़िए उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो उनका मैटर है, लेकिन उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट अपने मन से कह रहा हूँ, उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए।
क्योंकि मुस्कुरा के अगर आप कोई बात कहते हो तो भी अगर गलत कहते हो तो वो चीज गलत है, भले आप मुस्कुरा के। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप किसी भी धर्म पे जो है इस तरह से उंगली उठाओ। आप प्रमाण, किताबों का प्रमाण लेकर आते हो, अभी जो है कि और भी धर्म की किताबें हैं उसका प्रमाण लेके क्यों नहीं उस पर बोलते? आप एक ऐसे मंच पे हो जिसपे आपको जो है पूरा भारत सुन रहा है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। खैर, तो पहला गोलमेज सम्मेलन ठीक है, कांग्रेस के बिना हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग लिया लेकिन वो अभी सफल नहीं हुआ। गांधी जी वहां से वापस लौट आएंगे, फिर भी गोलमेज सम्मेलन होगा तीसरा, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती। आपसे पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और कांग्रेस की जो है कि कांग्रेस की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? गांधी। और उसी पे मैंने बताया था कि जेम्स मॉरिस कहता है कि जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ये जो अर्धनंगा फकीर है, जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ एक अचंभा पैदा करता, एक आश्चर्य पैदा करता, उसको अर्धनंगा फकीर कहते हैं। खैर छोड़िए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी वापस आ गए, फिर से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। 3 जनवरी 1932 से लेकर 7 अप्रैल 1934 तक द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। अब गांधी जी फिर से इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। किस आंदोलन को? सविनय अवज्ञा। संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन के बाद फिर से तैयारी की, 1930 में फिर से क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। फिर से अब गांधी जी कहेंगे जनता को फिर से तैयार किया जाए। 1934 तक ये आंदोलन चला। उसके बाद अब जो है कि 1942 का समय, यानी 34 से लेकर 42, कितने साल? 8 साल जनता को तैयार करते हैं। अब कई कार्यक्रमों के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, घर घर जाके सफाई अभियान चला रहे हैं, चरखा चलाना सिखा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं और सबकी नजर जो है अब गांधी पे है। 1919 में जब गांधी जी जो है कांग्रेस की कमान संभालते हैं, 1919 से लेकर 1947 गांधी इरा के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, 1942 तक का जो है समय हो गया, कितने साल? 3 साल। अब गांधी जी कहते हैं फिर से जो है आंदोलन चलाने का समय आ गया है। और वही गांधी जी जो पहले अहिंसा के पुजारी थे, कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमें मार काट नहीं करनी, हम सहृदय अपनी बातों को कहेंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे, आज नहीं तो कल अंग्रेजों को जब ये समझ में आ जाएगा तो हमें छोड़ देंगे। ये रणनीति उनकी बड़ी काम आई। गांधी जी का कद धीरे धीरे बढ़ता गया और वही गांधी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, मुंबई का ग्वालियर टैंक, और कहते हैं कि इस आंदोलन में हिंसा भी हो सकती है, लोग मारे भी जा सकते हैं और इसके लिए हम दोषी नहीं हैं, और वहीं पे डू और डाई यानी करो या मरो का नारा है। डू और डाई कहते हैं हिंसा। सरकार हरकत में आ गई, अब क्या किया जाए? सरकार ऑपरेशन जीरो आवर चलाती है, ऑपरेशन जीरो आवर। 8 अगस्त 1942 हर नेताओं के घर पे छापा मारा गया, जिसको जहां से पकड़ा जा सकता था पकड़ा गया और उसको जो है वहीं पे नजरबंद किया गया या जेलों में बंद किया। कुछ लोग भाग निकलने में सफल रहे, जाके वो जो है कि भूमिगत हो गए, यानी छुप के जो है आंदोलन चला रहे हैं। और यह ऐसा आंदोलन था जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी सेल्फ जो है कि ये आंदोलन अपने आप हुआ, इसका किसी ने नेतृत्व नहीं किया, बस आह्वान किया था। और 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन शुरू हो गया।
सरकार जगह जगह छापेमारी मार कर रही है, लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर रही है, जनता सड़क पे उतर गई। पहले हिंसा नहीं करना चाहती है, बाद में दोनों तरफ से हिंसा होती है, बहुत से लोग मारे गए। और बाद में जब इस आंदोलन को वापस लिया जाता है, क्योंकि हिंसा हुई थी, अब गांधी जी बड़े चालाक व्यक्ति, कहते हैं अंग्रेजों को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाह रहे, नाक में एकदम दम किए हुए, और कहते हैं क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा हुई है इसलिए मैं प्रायश्चित करूंगा। और प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं मैं 21 दिन का आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। उस समय गांधी जी पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद थे। उनके दो सहयोगी, उनकी पत्नी और उनके जो सचिव थे, वो दोनों जो है कि मर चुके। उसी दौरान दो विश्वस्त सहयोगियों को उन्होंने खो दिया। दो विश्वस्त सहयोगियों को खो दिया। और गांधी जी अब कहेंगे कि भैया मैं जो है क्या करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। सरकार के कान खड़े हो गए, अब ये क्या करने जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा उनको। और जब यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को पता चलती है, तो चर्चिल कहता है कि जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं, क्योंकि वो जीत रहा था, वर्ल्ड कप कह रहा, विश्व युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप बीता है तो वही दिमाग में, तो कह रहा है कि जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं तो इस कमबख्त बुढ़े ने हमारी नाक में दम कर दिया। ये चर्चिल का स्टेटमेंट है। इतना डर गया था, इतना जो है परेशान हो गया। उस टाइम पे बुढ़े थे महात्मा गांधी। भाई अब गांधी जी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 हुआ है। अब कहां 69 और कहां 42 और इधर 30 साल, उधर 70-72 साल के गांधी जी, 73 साल के, बूढ़े नहीं होंगे। जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं तो इस कमबख्त बुढ़े ने हमारी नाक में दम। वो देखो गांधी जी हैं, हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, महात्मा उनको वैसे ही नहीं कहा जाता। आलोचना करना देखो आसान है, कोई भी अपनी जब किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से इतिहास को जो है बताती है। चाहे किसी की भी सरकार है, वामपंथी रहेगी तो वामपंथी हिसाब से बताएगी, राष्ट्रवादी रहेगी राष्ट्रवादी हिसाब से बताएगी, जो सरकार रहेगी अपने हिसाब से बताएगी। महात्मा है, जो त्याग करना जानता है वही तो महात्मा है। गांधी जी त्याग करना जानते थे, खाना कम खाते थे भाई, कहते थे वो कि भूख से एक रोटी कम खाओ। लोग कहते हैं काजू बादाम खाते थे, भैया उतने बड़े पोस्ट पे है, काजू बादाम खा लिए तो क्या दिक्कत है, आपके लिए इतना त्याग कर रहे हैं, हर चीज उनके ऊपर लांछन लगाया जाता था, लड़कियों के साथ सोते। जो भी है बेटा, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है उन लोगों का योगदान नहीं है, योगदान सबका है। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चीजें। कोई भी जो उस पोस्ट पे बैठा है कुछ ना कुछ तो करेगा, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारे मोदी साहब। लांछन इनके ऊपर भी लगाया जाता है तमाम तरीके, लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, सब देश के लिए काम कर रहे हैं। तो गांधी जी आमरण अनशन की घोषणा, अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये आदेश दे देती है कि अगर ये बुढ़ा मरता है, अगर गांधी मरता है, इस तरह से बोलो, मैं नहीं बोला, मैं तो गांधी जी बोलूं, गांधी जी अगर मरते हैं, क्योंकि पूना के आगा खां पैलेस में बंद है, तुरंत जो है जिस दिन ये मरते हैं उनको जो है कि चार्टर प्लेन में डालो और दिल्ली ले आओ, और दाह संस्कार इनका दिल्ली में तुरंत करके निपटा दो। और गांधी जी तो गांधी जी 21 दिन की आमरण भूख हड़ताल पूरी करके जो है कि बाहर सरकार जो है, अब सरकार चूंकि
फूट डालो और राज करो की नीति पे चल रही है। किस नीति पे चल रही है? फूट डालो और राज करो। वो भड़का रही है मुस्लिम लीग को, वो भड़का रही है और जो नेता है उनको। अब वो जो है वहां से अपने मिशन को भेजेगी और शिमला समझौता होगा। शिमला समझौते के लिए बुलाया, शिमला सम्मेलन होगा, सॉरी शिमला समझौता, शिमला में सम्मेलन होगा। जिन्ना अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस कह रही है कि नहीं यार ऐसा मत करो, कांग्रेस मनाने पे लगी है, और जिन्ना अपनी जिद और पाले जा रहे हैं। शिमला सम्मेलन असफल हुआ, जिन्ना वापस लौट आए मुंबई। मुंबई में जिन्ना हाउस है, जिन्ना हाउस में जाते हैं, गांधी जी भी पीछे पीछे चले जाते, जिन्ना को मनाते हैं कि ये भैया तुम बिगड़ गए हो, यार अच्छी चीज नहीं है, क्या पाकिस्तान की मांग किए हो, मत मांगो इस चीज को। लेकिन जिन्ना जिद पे अड़ गया, कहता ना पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा, पाकिस्तान तो बनेगा। और गांधी जी यहीं पे बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। आप किसी को जो है कि ज्यादा महत्व दोगे तो क्या होगा? भाव, उसका भाव बढ़ेगा। गांधी जी लगातार 18 दिन जिन्ना हाउस में रुके रहे और जिन्ना को मनाते रह गए। वो जिन्ना जिस पे मुस्लिम जनता का भी विश्वास नहीं था, अब उसको जो है कि लगने लगा कि आखिर जिन्ना में ऐसी क्या बात है कि गांधी जैसा शख्स जिन्ना को मना रहा है, कोई तो बात होगी। वैल्यू बढ़ी जिन्ना की। 1945 तक जिन्ना की वो वैल्यू नहीं थी जो इस 18 दिन में जो है गांधी जी ने उसकी वैल्यू बना दी। 18 दिन में अब जनता का विश्वास किसकी तरफ हो गया? जिन्ना की तरफ, मुस्लिम जनता। वो भी अभी पूरी मुस्लिम जनता का नहीं, क्योंकि जो लोग समझ रहे थे वो समझ रहे थे कि जिन्ना बड़ा साथी है। जिन्ना जब पाकिस्तान बना के ले जाते, अकेला व्यक्ति है, जिद्दी है, और अकेला व्यक्ति अपने दम पे पाकिस्तान बना के ले गया है, मामूली बात नहीं है। ये है जिन्ना की जिद। तो और लोग जो है जो समझते थे कि जिन्ना गलत कर रहा है वो उसका साथ नहीं। अब और जो लोग जिन पे विश्वास करने लगे जिन्ना पे, उन्होंने जिन्ना का साथ देना, और जिन्ना ने इसी मनोभावना का जो है कि फायदा उठाया और कहा कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। और 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस कि भैया अब लड़ो पाकिस्तान के लिए। वो कत्लेआम शुरू हो गया भारत में, आपस में गृह युद्ध छिड़ गया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए। बहुत बड़ी बात। इसका फायदा नहीं उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने तो उठाया इसका फायदा। आपके जो है कि देश को बांट दिया, 2 भागों में कर दिया, बाद में आज वो 3 भाग हो गया है, और भी भाग में बंटने के लिए तैयार है। भाई जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो उसी का तो फायदा उठा रही हैं। अंग्रेजों ने तो भड़का था, अंग्रेजों ने ही भड़काया है, तभी ये जो हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं उसी की वजह है। उन्होंने ये बता दिया कि आप कभी आपस में एक थे ही नहीं। मैक्स मूलर नाम सुना होगा, जर्मनी का विद्वान, वो कहता है कि ये तो आर्य लोग थे जो भारत को सभ्य बना गए, आर्यन सभ्यता। पहले आर्य शब्द का इस्तेमाल ही नहीं, लेकिन मैक्स मूलर कहता है, और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और जो है कि ये बताने लगता है, फूट डाल दिया उसने। लो, वो तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आपकी किस तरह से जो है किस वर्ग का जो है कि प्रशंसा करना और किस वर्ग की आलोचना करना। आपकी संस्कृति को कैसे उन्होंने तोड़ा आपको नहीं, और उसी टूटी हुई संस्कृति को लेकर आप आपस में झगड़ रहे। कभी अपने इतिहास को झांक के देखा है कि कितनी अच्छी संस्कृति रही होगी? आज आप नौकरी के लिए जो है परेशान रहते हो। किस चीज के लिए पढ़ रहे हो? नौकरी के लिए। पहले लोग पढ़ते थे ज्ञान के लिए, तो हमारे यहाँ विद्वान पैदा होते। आज
ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, नौकरी के लिए। नौकरी होगी तो शादी होगी, शादी होगी तो ये होगा, समाज में प्रतिष्ठा, ये होगा। पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनि पैदा हुआ करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स ये पैदा हुआ करते थे, जिन्होंने उस समय वो चीजें लिख दी जो आज भी और हमेशा रहेंगी। उन्होंने ही तो बताया, ऋषि चरक, आर्यभट्ट, पतंजलि, विश्वामित्र, नाम सुना होगा, कबीर, वाल्मीकि, अंबेडकर, ये लोग ज्ञान के लिए पढ़ते थे, नौकरी के लिए नहीं। नौकरी तो अपने आप आ जाएगी यार। और आज हम इंजीनियर बनते हैं, 10,000 12,000 की नौकरी पाते हैं। उनके इंजीनियर नहीं बल्कि हम एजेंट बनते हैं, सीमेंट बालू बेचने के। हम डॉक्टर नहीं, एजेंट बनते हैं उनकी दवाइयों को बेचने के। पहले लोग ज्ञानी बनते थे, रिसर्च करते थे। आधुनिक युग में जो पढ़ा वो बना, कलाम साहब। तो ज्ञान के लिए पढ़ना है, और अंग्रेजों ने उसी ज्ञान को खत्म कर दिया। कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या? आपकी शिक्षा को भ्रष्ट करने वाला स्कूल, पूरी तरह से आपकी शिक्षा खत्म। कुछ भी नहीं बचा आपके पास। आप अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हो। एक छोटी सी बीमारी होती है जो साल भर में 6 बार तो होनी ही होनी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, 6 बार होनी है। ये आपकी स्वस्थता का लक्षण है कि आप स्वस्थ हो। अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको हल्का फुल्का बुखार चढ़ रहा है, तो समझ लो कि आप स्वस्थ हो, क्योंकि आपका शरीर इंडिकेट कर रहा है कि भैया हमारा सारा सिस्टम काम कर रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, देखो मौसम बदला, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ। तो शरीर भी है, बदल रहा है थोड़ा सा, या मौसम चेंज हुआ, खांसी जुकाम आने लगा। अब उसके लिए आप करोड़ों अरबों की दवाइयां खा जाओगे। भैया मुझे खांसी हो गई है, ये दे दो। कभी घर में जाके तुलसी, शहद, अदरक, इन चीजों का जो है कि काढ़ा बना के, या क्या बोलते हैं कि इसका जो है कि वो रख निकाल के जो है पीते हो खांसी के लिए? नहीं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दवाई। और एक व्यक्ति घर में 6-7 सदस्य है तो 200, 400, 500 की दवाई करेगा ही करेगा एक बार। और पूरे सदस्यों के, क्योंकि भाई ये फैलता है, हमें हुआ तो आपको होगा, आपको हुआ तो घर में। तो 6-7 लोग हैं, 5-6 हजार रुपए की दवाई एक सीजन में कर देंगे। किसके लिए? सर्दी जुकाम के लिए। बुखार आपको चढ़ता है, शरीर में हरारत होती है, कभी भी तुलसी के पत्ते का आप जो इस्तेमाल नहीं करते हो। तुलसी के पत्ते को पीसिए, 15-20 पत्ते को 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास रह जाए पी लो। किसी पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डोलो को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी निमोसलाइड को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये काम नहीं करते हो, तो करते क्या हो? मेडिसिन। 200, 400, 500 रुपए की दवाई खाओगे ही खाओगे। 5 सदस्य हैं तो 2,000, 4,000, 5,000 आपके घर से गया। जितना कमाया नहीं उतना दवाई में। और ये काम कौन कर रहा है? विदेशी कंपनियां कर रही हैं, ये अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रचार करते हैं, उनको अपना व्यापार करना है। ऑटो पे लिखा होता है ना, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना अब क्या हो गए? मुस्लिम जनता के हीरो। सीधी कार्रवाई दिवस, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। इतने दंगे फसाद होने लगे। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस, गांधी जी, सब लोग जो है कि जिन्ना को मनाने में लगे हैं, यार मत करो पाकिस्तान का बंटवारा, यार एक साथ रहो, क्या दिक्कत है? होता है ना घर में जब बंटवारा होता है तो 4 लोग आके समझाते हैं, नहीं मानते। अब नेहरू कहेंगे कि शरीर के किसी एक अंग में अगर जख्म हो जाए तो पूरे शरीर को नहीं काटना है, बल्कि उस एक अंग को काट के। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऐसी भाषा बोलते हैं।
मजबूरी में गांधी जी कहते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग गांधी जी को समझाते हैं कि भाई शरीर के किसी एक अंग में अगर कैंसर हो जाए तो कैंसर को ठीक करना चाहिए, उस अंग को काट के निकाल दो, पूरे शरीर को मत बर्बाद करो। मजबूरी में गांधी जी भी सहमति दे देते हैं कि चलो भैया बना दो पाकिस्तान। लेकिन एक व्यक्ति जो अभी तक या कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं रहा, वो है डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। अंग्रेज यही चाहते थे और जाते जाते उन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को भारत को दो भागों में बांटा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। और पाकिस्तान भी एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, जो बाद में 1971 में से पाकिस्तान से आजाद हुआ इंदिरा गांधी के समय। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान समय में, और वहां पे आप जानते हैं आज भी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहां की राजनीति भारत के विरोध में चलती है। पाकिस्तान की पूरी राजनीति भारत के विरोध में। देख लो ना, इमरान खान का क्या हाल हुआ है, भारत के सपोर्ट में थोड़ा सा बोले, थोड़ी सी सच्चाई बोल दिए, और चूंकि वो हिंसा के बल पे बना था पाकिस्तान, इसलिए आज भी आप देखो वहां पे डिस्टर्बेंस बना ही रहता है। हिंसा हुई थी कितने, खुद मोहम्मद अली जिन्ना जब अपने लास्ट समय में हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। एक्सेप्ट करते, वो जानते थे कि नहीं पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बनता है। लास्ट में उनको भी इस चीज का कहना पड़ता है, और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं इस कमबख्त बुड्ढे को अब अक्ल आई है जब पूरा देश तहस नहस हो गया। आजादी वैसे ही नहीं आई, समझ रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना